हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आज हम लोग चालू करने वाले हैं टैक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटू सा चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दोस्तों ये चैप्टर करने में तुमको बहुत मजा आएगा, बिकॉज ये चैप्टर 2 ही क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, 2 क्लास भी इसके लिए मैक्सिमम है। ये तो एक क्लास में खत्म कर देते हम, लेकिन हम सोचे नहीं, फिर क्या ही रेगुलर कोर्स रहेगा, इसीलिए 2 क्लास हम लोग लगाएंगे और ये चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम क्लीन एंड नीट तरीके से ये चैप्टर को खत्म करेंगे। आप पूछोगे कि भैया इसका वेटेज कितना है, तो इसका वेटेज अभी तक तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कुछ क्लैरिफाई किया नहीं, न्यू सिलेबस बना दिया लेकिन वेटेज नहीं दिया है। लेकिन ये चैप्टर मोस्टली आपको 5 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ये चैप्टर आपको कितने को, ये चैप्टर 5 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक का देखने को मिल सकता है। यानी कि 5 मार्क्स का एक छोटा सा भी सम आ सकता है और 10 मार्क्स का भी एक सम आ सकता है। क्लियर है? तो आइए फटाफट से कॉपी पेन निकालिए और भाई कलरफुल पेन निकालो। जिस तरीके से हैंडराइटिंग सुंदर सुंदर लिखते हो उसी तरीके से नोट्स भी बनाना है। ठीक है, नोट्स बहुत कम बनाने हैं इसमें, हम लोग सम्स में आज ही चले जाएंगे, हम लोग आज ही सम्स में चले जाएंगे दोस्तों। तो आइए फटाफट से जरा देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मतलब क्या, मतलब कौन सा वो इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत टैक्सेबल होगा। तो याद रखिएगा, बेसहारा इनकम, मतलब जिस इनकम का कोई भी नहीं है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। जैसे मान लीजिए लॉटरी जीत लिए, जैसे मान लीजिए तुम सट्टा खेला, सट्टा खेल के जीत गया, तुम ड्रीम 11 खेला, ड्रीम 11 खेल के तुम वो पैसा जीत गया, तो वो ना ही सैलरी में होगा, ना ही हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्सेबल होगा, ना ही कैपिटल गेन्स के अंडर टैक्सेबल होगा, ना ही पीजीबीपी के अंडर होगा। वो कहां पे टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस के अंदर। मतलब जो इनकम बेसहारा इनकम है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसका कौन सहारा बनता है बेटा? उसका सहारा बनता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो इनकम बेसहारा है वो किधर टैक्सेबल होता है? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल होता है। मतलब सीधा सा बात है, बेसहारा इनकम। लिखिए फटाफट से, लिखिए यहां पे ब्रैकेट में सुंदर से लिख दीजिए, बेसहारा इनकम, जिसका कोई नहीं उसका कौन? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बचपन में आपको सिखाया करते थे, जिसका कोई नहीं उसका कौन? सस्पेंस अकाउंट। आज आपको सिखा रहे हैं कि जिसका कोई नहीं उसका कौन? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो इनकम कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं है वो कहां पे टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। बेटा तुमने लॉटरी खेला, अब सट्टे खेल रहे हो, अब गोटियां खेल रहे हो, गोटियां खेल के, लॉटरी खेल के, सट्टे खेल के पैसा कमा रहे हो, वो सब कहां पे टैक्सेबल होगा बेटा? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि जो इनकम सैलरी के अंडर, हाउस प्रॉपर्टी के अंडर, कैपिटल गेन के अंडर, पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल नहीं होगा, वही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। तो बेसहारा इनकम, सीधा सा बात है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसहारा इनकम। बेसहारा इनकम कहां पे टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। बेसहारा इनकम कहां पे टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ठीक है, ये वाला लिख रहा हूं, ठीक है, लिखना मत, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा इनकम आया हमारे पास, कोई ऐसा इनकम आया, कौन बनेगा करोड़पति में? आयुष नाम का बंदा, आयुष नाम का बंदा केबीसी में गया। देवी और सज्जनों, आयुष 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। ठीक है, तो मान लो वो 1 करोड़ रुपया जीत कर आया, उसमें बहुत सारा टैक्स वैक्स काटता है। ठीक है, वो टैक्स वैक्स नहीं काट रहे हैं अभी, सुनो। तो सिंपल सा बात है, उसका जो इनकम है वो टैक्सेबल किस हेड के अंदर होगा? सैलरी के अंदर होगा? मैं बोलूंगा नहीं, सैलरी के अंदर तो होगा ही नहीं, बिकॉज वो केबीसी का पैसा है, अमिताभ बच्चन ने दिया उसको। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्सेबल होगा? मैं बोलूंगा नहीं। क्या वो कैपिटल गेन्स के अंडर टैक्सेबल होगा? मैं बोलूंगा नहीं, इसको लिखना नहीं है। क्या वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर टैक्सेबल होगा? मैं बोलूंगा नहीं। तो वो टैक्सेबल कहां पे होगा? वो टैक्सेबल होगा जिसका कोई नहीं। ये मतलब बेसहारा इनकम है। ये कौन सा इनकम है? ये बेसहारा इनकम। मतलब इसको कमाने के लिए आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया, आपने थोड़ा बहुत मेहनत किया होगा, वही समझ लो चोरी चमाड़ी वाला इनकम, चोरी चमाड़ी वाला इनकम, बेसहारा इनकम। क्या बेसहारा इनकम? जोर से समझो, जोर से बोलो, क्या बेसहारा इनकम? ये क्या है? बेसहारा इनकम। तो बेसहारा इनकम कहां पे टैक्सेबल होगा बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। प्यार से इसको IFOS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यार से इसको IFOS बोलते हैं। ठीक है,
इसको मिटा लीजिए और फटाफट से कॉपी में हेडिंग दीजिए, कॉपी में लिखिए फटाफट से। आइए अब लिखवाते हैं आपको, चुपचाप बैठ के लिख लेना, उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, हम एक एक चीज को समझाऊंगा, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। आइए लिखिए, लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेक्शन 56(1) में आता है, ठीक है। देखिए एनी इनकम, एनी इनकम, लिखिए एनी इनकम, एनी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल, विच इज नॉट टैक्सेबल, एनी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी, लिखिए अंडर, एनी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी, लिखो ना बाबा, क्यों नहीं लिख रहे हो, अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अंडर पीजीबीपी, ठीक है, और कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन। अगर कोई ऐसा इनकम है जो सैलरी के अंडर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, पीजीबीपी के अंडर या कैपिटल गेन के अंडर टैक्सेबल नहीं है बाबू, तो वो सारा इनकम कहां पे टैक्सेबल होता है, शॉल बी चार्जेबल, शॉल बी चार्जेबल अंडर IFOS। वो सारा इनकम कहां पे टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। अब ये मत बोलना कि भैया IFOS क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो भैया ये सब लिखवाना क्या जरूरी था, जी बिल्कुल लिखवाना जरूरी था, वरना आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एग्जाम में तो आपको आइडेंटिफिकेशन ही आएगा कि बताओ कौन सा इनकम कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा या कैपिटल गेन में जाएगा या सैलरी में जाएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। आइडेंटिफिकेशन आएगा भाई, 5 मार्क्स का आइडेंटिफिकेशन भी तो आ सकता है, इसीलिए ये बताना जरूरी था। अब मैं आप सबको एक लिस्ट बना के देता हूं, जिस लिस्ट में आप लोगों को यह पता चलेगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कौन कौन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाते हैं, कौन कौन से इनकम बेटा, कौन कौन से इनकम, जोर से बोलिए, कौन कौन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाते हैं। एक एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको बना के मैं देने वाला हूं। चलिए आइए फटाफट से लिखिए, लिखिए सेक्शन 56(2) इनकम। इस सेक्शन के तहत हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर टैक्सेबल रहेंगे। वैसे तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगा बाबू, लेकिन एक एग्जॉस्टिव लिस्ट मैं आपके लिए बना के लाया हूं, जिससे आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, जिससे आप बहुत इजीली सारे के सारे IFOS के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो इनकम टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, देखिए एक एक करके लिस्ट बना रहे हैं। सबसे पहला, अगर मान लो कोई डिविडेंड वाला इनकम हो, डिविडेंड रिसीव्ड बाय फॉरेन कंपनी हो या डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंडियन कंपनी हो, अगर कोई डिविडेंड हो तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है। कहां जाता है बेटा, अगर कोई भी डिविडेंड हो वो कहां पे जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है। कहां जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है। समझ में आया। इसके बाद देखो, अगर मान लो विनिंग फ्रॉम, लिखिए पहले, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल, कार्ड गेम, हॉर्स राइड। मान लो लॉटरी में जीता या पजल में जीता या कार्ड गेम में जीता या हॉर्स राइड में जीता या ड्रीम 11 में जीता या कोई भी ऐसा गेम में जीता है तुम पैसा, तो वो सारा जो इनकम है, वो सारा इनकम कहां पे टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कहां पे टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। समझ में आ रहा है तुमको। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, केबीसी में चले गए, केबीसी में जाके क्विज कंपटीशन अटेंड कर लिए, 1 करोड़ रुपए जीत लिए। वो जो अभी चेस विन किया है उसको 4 करोड़ का टैक्स लगा है, अभी 11 करोड़ जीता है, उसमें 4 करोड़ का टैक्स लगा है, नाम भूल रहा हूं मैं उसका। तो वो कहां पे टैक्सेबल होगा, वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा बेटा। कोई भी खेला खुली जो है ना, लॉटरीज, पजल, कार्ड गेम, हॉर्स राइड, ये सब कहां पे टैक्सेबल होगा, ये सब टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये देख नहीं रहे हो, ये कितना लुखा लग रहा है, बेसहारा इनकम लग रहा है, बेसहारा इनकम, जिसका कोई सोर्स नहीं है, जिसका कोई सोर्स नहीं है, बेसहारा, नाजायज, ठीक है, बेसहारा इनकम है ये। बेसहारा इनकम कहां पे आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ठीक है। चलिए आइए इसके बाद, अगर मान लीजिए
आपको सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिला है बाबू, अगर मान लीजिए आपको सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिला है, सिक्योरिटीज पे शेयर्स वेयर्स पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी इधर आएगा, ठीक है। इसके बाद फोर में लिखिए रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट प्लांट एंड मशीनरी, लेंड फ्रॉम लेटिंग आउट प्लांट एंड मशीनरी। मतलब अगर प्लांट एंड मशीनरी को कोई लेट आउट किया है, उस पर रेंट अगर रिसीव हो रहा है और वो अगर पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं है, अगर पीजीबीपी के अंदर वो टैक्सेबल नहीं है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज if not chargeable under पीजीबीपी। अगर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी को कोई रेंट पे दिया है और उसका जो इनकम आ रहा है वो अगर पीजीबीपी में वो चार्जेबल नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में अगर वो चार्जेबल नहीं है, वो टैक्सेबल अगर नहीं है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। कहां पे आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। इसके बाद लिखिए फिफ्थ नंबर लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन ऑफ कंपनी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, ये सब नॉर्मली नहीं आएगा, ऐसे ऐसे लिखवा दे रहे हैं हम, एग्जॉस्टिव लिस्ट बन जाए ताकि। इसके बाद लिखिए गिफ्ट। इसके बाद सिक्स्थ में लिखिए गिफ्ट। अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, अगर वो टैक्सेबल है, गिफ्ट अगर मान लीजिए टैक्सेबल है, कब टैक्सेबल है कब टैक्सेबल नहीं है मैं आपको सब बता दूंगा, क्वेश्चन करवाते करवाते बता दूंगा। अगर गिफ्ट मान लीजिए टैक्सेबल है बाबू, तो वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। 7 लिखिए अदर इनकम्स। 7 लिखिए अदर इनकम्स में क्या क्या आएगा सुनिए। कुछ और इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा बाबू। कुछ और भी इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो है टैक्सेबल होगा। सबसे पहले लिखिए अमाउंट रिसीव्ड अंडर फैमिली पेंशन। तो ये कहां पे टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। इसके बाद लिखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अगर मान लीजिए बैंक में तुमने कुछ डिपॉजिट किया, उस पे इंटरेस्ट मिला, उस पे टैक्स लग रहा है, तो किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। बैंक में तुमने डिपॉजिट किया, उस पे टैक्स लग रहा है, बैंक में तुमने डिपॉजिट किया कुछ पैसा, उस पे तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट पे बाबू अगर टैक्स लग रहा है, तो वो टैक्स का सोर्स कहां पे जाएगा? सोर्स कौन रहेगा बताओ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड लोन गिवन। ऐसे हौला जैसे मत बैठे रहो, पार्टिसिपेट करो आप लोग, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। मान लीजिए इनकम टैक्स आपको रिफंड कर दिया, इनकम टैक्स बोला आपको कि कुछ इंटरेस्ट आप ले लो, रिफंड कर दिया आपको, तो वो रिफंड पे जो टैक्स लगेगा, वो अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जाएगा। रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ रिफंड कर देता है, तो टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड से, ठीक है, उस इनकम पे। क्लियर है? इसके बाद लिखिए इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। एक मिनट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आपको समझा रहे हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग मतलब क्या होता है। लिखिए पहले इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, एक एग्जांपल लिख रहे हैं, लिखना मत कॉपी में। सबलेटिंग का मतलब समझा रहे हैं। सबलेटिंग का मतलब, मान लो कि एक मिस्टर ए है,
मिस्टर ए का एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा घर है, ठीक है। वो मिस्टर बी को रेंट पे दिया। किसको दिया? मिस्टर बी को वो घर रेंट पे दिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को घर रेंट पे दिया। अब मिस्टर बी भी क्या है ना, सियाना है। क्या है? सियाना है मिस्टर बी। क्या है वो? सियाना है। वो बोला कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं एक काम करता हूं, इसी घर को मिस्टर सी को रेंट पे दे देता हूं। मतलब भाड़ा वाला घर को वापस भाड़ा में चढ़ा दिया। सुनो ना, रेंट वाले घर पे वापस रेंट दे दिया। मतलब मिस्टर ए ने अपना घर मिस्टर बी को रेंट पे दिया, मिस्टर बी क्या किया, उसी घर को मिस्टर सी को रेंट दे दिया। इसको बोलते हैं सबलेटिंग। अगर कोई सबलेटिंग वाला इनकम है, किसका इनकम है सबलेटिंग वाला? सर मिस्टर बी का जो इनकम है ना, सबलेटिंग वाला इनकम है। क्योंकि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को रेंट पे दिया, तो मिस्टर ए जो टैक्स भरेंगे वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत भरेंगे, लेकिन मिस्टर बी जो टैक्स भरेंगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत भरेंगे। सीधा सा बात है। इसको बोलते हैं सबलेटिंग। इसको बोलते हैं सबलेटिंग। मिस्टर बी सियानागिरी किया ना, इसीलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत वो टैक्स भरेंगे। तो सबलेटिंग अगर आप करते हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वापस से समझ लो सबलेटिंग का मतलब क्या होता है। मिस्टर ए मिस्टर बी को रेंट दिया, मिस्टर बी क्या किया, सियाना बुद्धि किया, किसी और को ही रेंट दे दिया। भाड़ा वाला घर को भी भाड़ा लगा दिया, भाड़ा वाला घर को भी भाड़ा लगा दिया, ठीक है। तो वो सारा जो टैक्सेबल होगा वो किसके हेड में टैक्सेबल होगा? किसके हेड में टैक्सेबल होगा? सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल होगा। चलो मिटाओ उसको, लिस्ट बनाते जाओ आप लोग, ठीक है, लिख दिए। चलो अब लिखो रॉयल्टी इनकम। कुछ अगर मान लो रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी इनकम भी मान लो रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत टैक्सेबल रहेगा। इसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम। क्या सर? एग्रीकल्चरल इनकम। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर वाला जो इनकम है, एग्रीकल्चर का कुछ भी इनकम है, वो कहां पे टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत, ठीक है। अगर मान लीजिए डायरेक्टर का कोई फीस है, डायरेक्टर सिटिंग फीस, मान लीजिए डायरेक्टर का सिटिंग फीस है, वो कहां पे टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए एमएलए, एमपी, एमएलसी या गवर्नमेंट के आदमी का जो सैलरी होता है वो कहां पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। इनकम अंडर सैलरीज में नहीं होगा। अमित शाह का जो सैलरी होता होगा, अमित शाह जो कमाता होगा ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। कहां पे टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो सैलरी ऑफ एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये सब कहां पे टैक्सेबल है? ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। अब जितना भी वैरायटीज आएगा वो सब सम्स में आप लोगों को बता दिया जाएगा, सम्स में आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए आइए फटाफट से अब सम्स निकालते हैं, और एक बार आइए सम्स का दर्शन कर लीजिए हमारे साथ, और फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के सम्स। जितने भी नियम कानून रहेंगे सारे के सारे सम्स कराते कराते आप लोगों को बता दिया जाएगा, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। कुछ भी नहीं है चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, वजन नहीं है, वजन नहीं है चैप्टर में। चलिए आइए, ओके आइए आपको दिखाई देते हैं। सुनिए क्या बोला हुआ है, सुनिए पहले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को ये बोला हुआ है, पीडीएफ मिल गया होगा सबको, पीडीएफ ग्रुप में देखो, ग्रुप में सबको पीडीएफ मिल गया होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पीडीएफ आज ही भेजे हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द AY 2024-2025। क्लियर है? क्लियर है सर। अब देखिए हम लोग को बस लिस्ट बिठाना है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6000। क्लियर है? इस पे अगर इंटरेस्ट मिलता है ना, इस पे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो हम लोग लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पोस्ट ऑफिस से कुछ इंटरेस्ट मिलता है, याद रखिएगा ये चीज, अगर मान लीजिए आपको पोस्ट ऑफिस से कुछ इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग किए और अगर उस मतलब इंटरेस्ट मिलता है उस पे, तो वो टैक्सेबल नहीं है, उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस से कुछ भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, पोस्ट ऑफिस में मान लीजिए जमा किए आप और उस पे कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है, तो वो टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, वो आपको मिल जाएगा पूरा। उस पे एग्जम्पशन मिलता है आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पे, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आएगा नॉर्मली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इसके बाद दिया हुआ है विनिंग ऑफ 3 लाख, विनिंग ऑफ 3 लाख ग्रॉस, ग्रॉस बोला हुआ है यहां पे। अगर ग्रॉस बोला हुआ रहेगा ना, मतलब पूरा का पूरा ये अमाउंट,
पूरा का पूरा ही अमाउंट आएगा। नेट बोला हुआ रहेगा तो ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नेट बोला हुआ रहेगा तो ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ग्रॉस बोला हुआ रहेगा तो पूरा का पूरा अमाउंट को ही सजा के लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई वांदा नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। तो पूरा का पूरा अमाउंट ही आ जाएगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेट मतलब काट कूट के, तो काट कूट के वाला अमाउंट हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग नेट अगर दिया रहता तो हम लोग ग्रॉस में पहले कन्वर्ट करते, हम लोग ग्रॉस में पहले कन्वर्ट करते। हम लोग को ग्रॉस ही लेना है, एक्चुअली ग्रॉस ही लेना है। ठीक है, इसके बाद इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ए हाउस 5000 पर मंथ। इनकम मिला 5000 के हिसाब से, सबलेटिंग किया हाउस का 5000 के हिसाब से इनकम मिला। लेकिन हम जो रेंट पे कर रहे हैं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, ए ने बी को रेंट दिया 3000 रुपए पे और बी ने सी को रेंट दे दिया 5000 रुपए पे। यानी 5000 रुपए का रेंट हम लोग ने वसूल किया, लेकिन 3000 का खर्चा भी तो हुआ, दिखाना पड़ेगा। दिखाएंगे, आराम से दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सारा का सारा काम होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए डिविडेंड ऑफ 11,000 रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। मैं तो बोला ही था कि जो भी डिविडेंड रहेगा, इंडियन कंपनी से हो या फॉरेन कंपनी से हो, सब आएगा, सब आएगा। सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल रहेगा। एंड इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, तो ये भी नॉर्मली आएगा। तो पांचों के पांचों इनकम्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाइए, फटाफट से आप लोग फॉर्मेट बनाइए। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। कंप्यूटेशन लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर, 2024-2025, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। आ जाइए, इस तरीके से पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट बनाइए। पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, बस इतना ही, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट लिखिए। पहले पर्टिकुलर्स लिखिए, पहले पर्टिकुलर्स। यहां क्या लिखिएगा? डिटेल्स। यहां क्या लिखिएगा? अमाउंट। ठीक है, या अमाउंट भी बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले लिखो, सबसे पहला क्या दिया हुआ था सर? इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। पहले पहले क्या दिया हुआ था? इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। कितना दिया हुआ था बताइए? 6000। सीधा बाहर के कॉलम में, सीधा बाहर के कॉलम में फेंको, सीधा बाहर के कॉलम में। ओके, इसके बाद विनिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल लॉटरी, विनिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल लॉटरी कितना है? यह 3 लाख। ठीक है, इसके बाद लिखिए इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। इसके बाद क्या लिखिएगा? इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। ठीक है, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। अब इनकम फ्रॉम सबलेटिंग कैसे निकाले सर? पहले आप ये देखो बेटा कि आपका इनकम कितना हुआ है? 5000 इंटू 12 हुआ होगा, पूरा साल का दिया होगा ना। सबलेटिंग करके मतलब भाड़ा वाला घर को भाड़ा देके कितना इनकम हुआ, पहले इनकम देखिए। यानी 5000 मिला भैया, तो 5000 इंटू 12 कितना? 60,000 का इनकम हुआ होगा आपका, 60,000 का इनकम हुआ होगा जी बिल्कुल। लेकिन हम भी तो भाड़ा चुका रहे हैं ना, भाड़ा वाला घर है, भाड़ा वाला घर को भाड़ा दे रहे हैं, तो हम भी तो भाड़ा चुकाएंगे अगले बंदे को। हमने कितना एक्सपेंस इनकर किया? हमने 3000 करके दिया। तो लेस कीजिए एक्सपेंसेस इनकर्ड। भाड़ा वाला घर को भाड़ा दे रहे हैं, तो हमने कितना एक्सपेंस किया? हम भी तो भाड़ा दे रहे हैं ना, एक्सपेंसेस इनकर्ड। हम दे रहे हैं भैया 3000 करके, 3000 इंटू 12, पूरा साल का समझिए 36,000। बाहर कीजिए इसको, जल्दी बाहर कीजिए, कितना निकलेगा बताइए? 24,000 निकलेगा, 24,000 निकलेगा। ओके, अब क्या था? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना? 11,000। और लास्ट में क्या है? विनिंग फ्रॉम व्हाट? विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, हॉर्स
रेसेस। ठीक है, ये क्या है 10,000। ठीक है, चलिए इसको टोटल कीजिए फटाफट से। टोटल कीजिए, टोटल कीजिए, टोटल कीजिए फटाफट से। कितना आ रहा है? 3,51,000। 3,51,000। चलिए, तो पूरा 3,51,000 आपका आ जाएगा। और ये यही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फुल फॉर्म में लिखना नाले को, हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, फुल फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म में लिखिएगा। ओके, अब दूसरा वाला क्वेश्चन आइए, सेकंड क्वेश्चन आइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को ये पता लगाना है दोस्तों कि ये सारा इनकम किस हेड में जाएगा। ये सारा इनकम किस हेड में जाएगा, आइडेंटिफाई करना है आपको। बस आइडेंटिफाई करना है कि किस हेड में जाएगा ये सारा इनकम जो है, वो किस हेड में जाएगा। तो यहां पे बोला है स्टेट द हेड्स ऑफ द इनकम अंडर विच द फॉलोइंग इनकम ऑफ एन एसएससी आर टू बी एड्रेस्ड। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ऑनोरियम रिसीव्ड फॉर राइटिंग इन डैश मैगजीन। किस तरीके से लिखना है एक बार हम बता देते हैं, बार बार हम नहीं बताएंगे, सुनिए पहले ध्यान से। आपको इस तरीके से सबसे पहले लिखना है, 1 करके लिखना है। ये जो ऑनोरियम रिसीव्ड है ना, वो सब सारा चीज लिखना है आप लोग को ऐसे करके। ऑनोरेरियम रिसीव्ड फॉर राइटिंग इन डैश मैगजीन। और इधर ना स्लैश देके आप लोगों को इनकम, मतलब इधर स्लैश देके आपको हेड्स ऑफ इनकम बोलना है। अब देखिए, एक डैश मैगजीन को लिखने के लिए आप लोगों को कुछ कमीशन मिला है, कुछ इनकम मिला है, तो वो कहां पे जाएगा ये पता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कचरा इनकम है ये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। ऑनोरेरियम रिसिप्ट फॉर राइटिंग इन डैश मैगजीन, मतलब एक डैश मैगजीन में लिखे, उसके लिए हमको कुछ प्राइज मनी मिला, उसके लिए हमको कुछ प्राइज मनी मिला। तो ये क्या है, ये किस टाइप का इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाला इनकम है। तो इधर आप लोग लिखिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस तरीके से आप लोग को लिखना पड़ेगा हर चीज में, इस तरीके से आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को लिखना पड़ेगा। आंसर इस तरीके से होना चाहिए, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया, जो केसेस दिया वो, उसके बाद किस हेड में जाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा। आपको पहले से बता दे रहा हूं, अभी हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आप लोग लिख के आंसर निकालिएगा। इनफैक्ट मैं जो बताने वाला हूं उसके बाद पॉज कीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, सबसे पहला वाला केस कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। ओके, इसके बाद बोला हुआ है फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड। मतलब अगर फैमिली पेंशन रिसीव होता है, उस पे अगर टैक्स लगेगा तो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैंने क्या बोला? फैमिली पेंशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसके बाद सैलरी रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फॉर द फर्म। अरे सैलरी पार्टनर को मिल रहा है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं जाएगा। ये कहां पे जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में, पीजीबीपी, पीजीबीपी। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, इसमें जाएगा। अगर एक पार्टनर सैलरी रिसीव कर रहा है, वो कैसे जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में? वो जाएगा पीजीबीपी में। ठीक है, इसके बाद देखिए अमाउंट रिसीव्ड फॉर टीवी जेन शो। मतलब टीवी जेन शो, मतलब आजकल होता है ना, यूट्यूबर्स लोग पबजी खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, या एक पूरा अरे एक कंपटीशन रख देते हैं कि पबजी का कंपटीशन है, उसमें जो अमाउंट रिसीव होता है, उसमें वो अमाउंट किधर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। किधर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो ये रहेगा नॉर्मली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरीके से आप लोग को आइडेंटिफाई करना है, इस तरीके से आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है, वो कहां पे जाता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्यों जाएगा? क्लियर है? तो केसेस लिख देना, केसेस के बाद आप लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इस तरीके से फुल फॉर्म लिखना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा ध्यान दीजिए। स्टेट द हेड्स ऑफ इनकम अंडर विच द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ एन असेसी आर टू बी एड्रेस्ड। सबसे पहला दिया हुआ है रेम्युनरेशन रिसीव्ड फॉर एग्जामिनिंग द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट। तो जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पेपर चेक करता है ना, हालांकि वो पेपर फालतू चेक करता है,
जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पेपर चेक करता है ना, उनका इनकम किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। याद रखना ये चीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर ये टैक्सेबल होगा। अगर जो आपका आंसर स्क्रिप्ट चेक करता है, आंसर स्क्रिप्ट चेक करता है, एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट चेक करता है, उनका जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल होगा। वो जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है। इसके बाद फीस रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग कंपनीज बोर्ड मीटिंग। कंपनी के बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लिखा था ना, वहां पे मैंने लिखा था ना कि डायरेक्टर सिटिंग फीस, डायरेक्टर सिटिंग फीस अगर कुछ रहता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल रहेगा। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। मैंने क्या बोला कि पोस्ट ऑफिस से अगर कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है, मैंने बोला था कि पोस्ट ऑफिस से कुछ भी अगर आपको मिलता है इंटरेस्ट, कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। वो क्या है? वो एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट है। पोस्ट ऑफिस से कुछ भी मिलेगा, कुछ भी इंटरेस्ट, तो वो एग्जम्प्ट है। इसके बाद इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को बेच के जो इनकम आप रिसीव करते हो, तो वो कैपिटल गेन्स में जाता है। कहां पे जाता है? कैपिटल गेन में जाता है। कहां पे जाता है? कैपिटल गेन्स में जाता है। हाउस प्रॉपर्टी मत लिख देना, हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ रेंट का, सिर्फ रेंट रिसीव होता है, उस पे सिर्फ टैक्सेबल होता है। तुमने घर को ही बेच दिया, ये कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन है। और इनकम रिसीव्ड फ्रॉम टीवी गेम शो, ठीक है, टीवी गेम शो, तो ये क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बात खत्म। ठीक है। फोर आइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 आइए फटाफट से, फॉर्मेट बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 का। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, लिखने का पैटर्न आप लोग देख लो एक बार, इस तरीके से लिखना है। वो जो क्लासिफिकेशन वाला था ना, इस तरीके से करना है आप लोगों को, एकदम हौला जैसे मत लिख के आ जाना, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो आ जाओ, देखो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए जरा ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बोला हुआ है फैमिली पेंशन जो है वो 4500 पर मंथ है। ओके। डिविडेंड रिसीव्ड फॉर इंडियन कंपनी 7000 एंड फॉरेन कंपनी 5000, दोनों आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों आएगा। अच्छा, सब लेटिंग ऑफ हाउस 6000 पर मंथ, लेकिन हमारा जो एक्सपेंस है वो कितना है? 4500 पर मंथ। हमने सबलेट करके कमाया 6000, लेकिन हमारा खुद का भी तो एक्सपेंस है, भाड़े का घर का भाड़ा दिया, उससे कमाया हमने 6000, लेकिन हमारा खुद का भी तो एक्सपेंस है 4500। ठीक है। और म्यूनिसिपल टैक्स भी पे किया, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे 4700 आएगा, 4700 आएगा। चलिए, और ये 2010 में आया था, 2012 में आया था, 2017 में आया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए। आइए फटाफट से आइए, देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, नाम लिख दीजिए किसके? मिस्टर मिसेस बिस्सास फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। पर्टिकुलर अमाउंट, फटाफट से, एक पर्टिकुलर का, एक डिटेल्स का, एक अमाउंट का। पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, इस तरीके से फटाफट से पहले लिखिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बताइए? सबसे पहले दिया हुआ है फैमिली पेंशन, लेकिन फैमिली पेंशन में ना एक क्लॉज है, बता देंगे, लिखते लिखते बता देंगे। सबसे पहले लिखिए फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का पूरा अमाउंट क्या था बताइए? फैमिली पेंशन का पूरा अमाउंट क्या था सर? 54,000। अब इसमें कुछ बात है, सुनिए। हम लोगों को लेना है लेस, फैमिली पेंशन से हम लोगों को लेना है लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। हम लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है सर? लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लिखिए ब्रैकेट में, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को ये दो चीज से लोअर देखना है, ठीक है। फैमिली पेंशन में लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये दोनों चीज में जो लोअर रहेगा वो हम लोग ले लेंगे। सबसे पहला तो ये 1/3 ऑफ पेंशन,
स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है इधर, डिडक्शन मिलता है इधर, ठीक है, डिडक्शन मिलता है, होली अमाउंट पे टैक्सेबल नहीं रहता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सबसे पहला तो 1/3 ऑफ पेंशन, 1/3 ऑफ पेंशन देखेंगे, 1/3 ऑफ पेंशन देखेंगे। बी देखेंगे हम लोग 15,000, जो सबसे कम रहेगा वही हम लोग ले लेते हैं, जो सबसे कम रहेगा वही हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये बताइए कम कौन सा है? अच्छा, 1/3 ऑफ पेंशन अगर निकालोगे तो आपका 18,000 आएगा, और ये तो 15,000 है, तो कम कौन सा है इसमें? इसमें कम है 15,000, तो 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो फैमिली पेंशन से लेस करना हमेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दो चीज देखना, सबसे पहले 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000, जो सबसे कम रहेगा उसको बाहर निकालना, ठीक है। बाहर निकालिए, लेस कीजिए इसको फटाफट से, लेस कीजिए, बाहर निकालिए, कितना आएगा? 54,000 माइनस 15,000 कितना आएगा? 39,000, 39,000, 39,000, 39,000, 39,000। चलिए आइए, इसके बाद क्या है? इसके बाद है डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंडियन कंपनी, कितना है बताइए? 7,000। ये भी आता है डिविडेंड, अगर इंडियन कंपनी से रिसीव हुआ है वो भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई असुविधा नहीं है। इसके बाद लिखिए डिविडेंड रिसीव्ड बाय फॉरेन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड बाय फॉरेन कंपनी कितना है बताइए? 5,000, ठीक है। इसके बाद लिखिए सबलेटिंग ऑफ हाउस, सबलेटिंग ऑफ हाउस, सबलेटिंग ऑफ हाउस, सबलेटिंग ऑफ हाउस कितना था बताइए? सबलेटिंग ऑफ हाउस था 600 पर मंथ, 6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ, तो 6,000 इंटू 12 कीजिए फटाफट से, कितना आएगा बताइए? सर 72,000, 72,000, 72,000, 72,000। इसमें से लेस कीजिए, इसमें से क्या लेस करेंगे? लेस कीजिए फर्स्ट, लेस कीजिए इसमें से एक्सपेंसेस। सबसे पहला एक्सपेंस आपका है दोस्तों पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। मैं तो भाड़े का घर को भाड़ा लगाया था ना, भाड़े का घर को भाड़ा लगाया था ना, तो मेरे को भी तो भाड़ा देना है, तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कितने कितने करके पे कर रहे थे? पेमेंट टू लैंडलॉर्ड यानी 4,500 इंटू 12, 4,500 इंटू 12 करना पड़ेगा, सीधा सा बात है। ये कितना आएगा? 54,000, ठीक है जी। और म्यूनिसिपल टैक्स भी दिए हैं, म्यूनिसिपल टैक्स एक बार का होता है, मंथली नहीं होता है, ओके। म्यूनिसिपल टैक्स भी दिए हैं, कितना दिया है? 2,000 का, ठीक है, 2,000 का दिए है। इन दोनों को माइनस करो, ठीक है। तो सबलेटिंग ऑफ हाउस में आप लोगों को लेस करना पड़ेगा एक्सपेंसेस, लेस क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस, लेस करना पड़ेगा एक्सपेंसेस। चलो ये बटा कितना? 16,000 बाहर निकलेगा। अब टोटल करो, करो टोटल भाई, 39,000, 7,000, 5,000, 16,000, बहुत वीक होते जा रहा है तुम कैलकुलेशन में। करो टोटल 67,000। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आप लोग फुल फॉर्म यूज कीजिएगा, ठीक है, फुल फॉर्म यूज कीजिएगा आप लोग, मैं नहीं यूज कर रहा, आप लोग यूज कीजिएगा। मैं पास हो चुका। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है चयन सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम एंड आउटगोइंग फॉर द ईयर 2023 और 24। हम लोगों को बोला हुआ है यहां पे इनकम फ्रॉम लॉटरी और नेट अमाउंट दिया हुआ है। हम लोग क्या बोले थे कि अगर नेट दिया हो तो हम लोगों को ग्रॉस निकालना पड़ेगा, नेट दिया हो तो ग्रॉस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा मेरे को बताने दो पहले। यहां पे 30% दिया हुआ है ना, 30% काट के, यानी 30% काट के जो अमाउंट आया है वो आया है 14,000, यानी 14,000 डिवाइड बाय 70% करेंगे तो फुल अमाउंट आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। जब 30% काट के जो अमाउंट आया वो 14,000 है, तो 14,000 डिवाइड बाय 70% कर दो, पूरा आ जाएगा आपका अमाउंट, है ना। वही तो है, वही तो फॉर्मूला है, ठीक है। 30% काट के हमें काटा कुटी वाला अमाउंट नहीं चाहिए, हमें पूरा ग्रॉस अमाउंट चाहिए। ग्रॉस अमाउंट बिठाएंगे, ग्रॉस अमाउंट बिठाएंगे, ठीक है। इसके बाद
डिविडेंड फ्रॉम बीयू लिमिटेड एन इंडियन कंपनी 4000, ठीक है ले लेंगे। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ ए हाउस 18,000, रेंट कलेक्शन चार्जेस 300, इंश्योरेंस प्रीमियम है 800, तो ये दोनों को मिला देंगे, ये दोनों एक्सपेंसेस है, सिंपल सा बात है। इसके बाद डिविडेंड फ्रॉम एके लिमिटेड ए फॉरेन कंपनी 12,000, हम लोग को क्या निकालना है, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। तो आइए फटाफट से लिखिए solution to question number 5. Solution to question number 5. Computation of income from other sources. मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज ऐसे मत लिखिएगा। और चयन for the assessment year 2024-2025, एक पर्टिकुलर, एक डिटेल्स, एक अमाउंट, ठीक है। लिखिए पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। हाउस प्रॉपर्टी के जैसे पूरा फॉर्मेट है, हाउस प्रॉपर्टी के जैसे पूरा फॉर्मेट है। सैलरी का फॉर्मेट है 3 कॉलम, हाँ 3 कॉलम सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का 2 कॉलम, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का भी 2 कॉलम, ठीक है। आइए फटाफट से सबसे पहले लिखिए विनिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल लॉटरी। हम लोगों को क्या चाहिए, ग्रॉस अमाउंट चाहिए। ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलेगा सर, ग्रॉस अमाउंट निकलेगा 14,000। ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलेगा, 14,000 डिवाइड बाय 70% कीजिए, सीधा सा बात है। 14,000 डिवाइड बाय 70% कीजिए, करता है कितना आ रहा है, 20,000। हम लोग को ग्रॉस अमाउंट चाहिए, यानी 30% काट के 14,000 आया है। हम लोग को पूरा अमाउंट अगर चाहिए तो 14,000 डिवाइड बाय 70% कीजिए, कितना आएगा, 20,000 आएगा, बात खत्म, इतना। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, कितना डिविडेंड रिसीव किया बताओ, 4,000। इसके बाद इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग से कितना इनकम जनरेट किया, 18,000। साथ में कुछ एक्सपेंसेस भी थे, रेंट कलेक्शन चार्जेस एंड इंश्योरेंस। एक्सपेंसेस क्या क्या थे, एक्सपेंसेस थे रेंट कलेक्शन चार्जेस के 300, इंश्योरेंस के कितने थे, इंश्योरेंस के थे 800। तो इसको लेस कर देने का, यानी 1100 लेस कर दो, इसमें फायदे में रहा, लेकिन 16,900, ओके। इसके बाद डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 12,000, ठीक है। चलिए बताइए अमाउंट, बताइए आप लोग अमाउंट, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, अमाउंट बोलो। 52,900, ओके, ठीक है। ये क्या है आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है श्री अजय घोष फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर 2023-2024, ठीक है। सबसे पहले तो दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ए फॉरेन कंपनी 15,500, आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एचसीएल लिमिटेड इंडियन कंपनी 17,000, ये भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम एसबीआई, ये भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ये नहीं आएगा, ये एग्जाम्प्ट है बाबू, ये एग्जाम्प्ट है, लेकिन लिखेंगे लेकिन एग्जाम्प्ट लिखेंगे, एग्जाम्प्ट, ठीक है, एग्जाम्प्ट लिखेंगे। इसके बाद डायरेक्टर सिटिंग फीस आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फटाफट से आ जाओ और फटाफट से आप लोग लिखो, ठीक है। उतना हम फॉर्मेट सजाने नहीं जाएंगे, फटाफट से हम लोग कर रहे हैं। चलिए फॉर्मेट बनाइए, आप लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट बना लो। ऊपर में क्या लिखा जाता है आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए पर्टिकुलर अमाउंट का बना लो। सबसे पहले क्या आएगा बताइए, सबसे पहले आएगा डिविडेंड
फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी कितना 15,500। ये चैप्टर कर लोगे तो 5 से 10 मार्क्स तुम्हारा सिक्योर है। इसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ऊपर में लिख लीजिएगा सारा का सारा फॉर्मेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डिटेल, सब कुछ वगैरह 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 जो भी है, 17,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये कितना बताइए? 11,000 का मिला था ना एसबीआई से, 11,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो पोस्ट ऑफिस से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो क्या है? निल, एग्जाम्प्ट है, ये लेंगे ही नहीं, इसमें लेंगे ही नहीं, बस बिठाएंगे। इसके बाद डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स फीस ये क्या है बताओ? 22,000। करो टोटल, करो, करना टोटल कर जल्दी कर, टोटल कर बाबा, कर जल्दी। 65,500। ओके, ये क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, बस हो गया, और क्या। सेवन देखिए क्या क्या है, 7 जरा देखिए क्या क्या है। आमिर फर्निसेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर 2023-24, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ इनकम फ्रॉम सबलेटिंग आएगा। इसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, नेट दिया हुआ, नेट को ग्रॉस में कैसे बदलते हैं? अरे नेट को ग्रॉस में कैसे बदलता है? 70,000 डिवाइडेड बाय 70%, बात खत्म। 70,000 डिवाइड बाय 70%, ग्रॉस में बदल जाएगा। नेट को ग्रॉस में कैसे बदलते हैं? अमाउंट डिवाइड बाय 70%, ठीक है। इसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज आएगा। रेम्यूनरेशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर, जी बिल्कुल आएगा, रेम्यूनरेशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर। अगर कोई एग्जामिनर को आप सेटिंग क्वेश्चन पेपर के रेम्यूनरेशन दे रहे हो या चेकिंग के रेम्यूनरेशन दे रहे हो, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे अगर कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है ना, वो भी इसमें आता है, ठीक है। तो आइए फटाफट से लिखिए, इसका भी फॉर्मेट बनाइए। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7, लिखिए पहले इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। मैं लिख नहीं रहा हूं, ऊपर में आप लोगों को लिख के दिखा दिया हूं। अमाउंट, पर्टिकुलर, डिटेल्स वगैरह वगैरह लिख लीजिएगा, आराम से अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज जल्दी खत्म कर रहे हैं ना इसको, कितना इसको टाने। इसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000 डिवाइड बाय 70%, कीजिए फटाफट से। अमाउंट निकालिए इसका, कितना? 70,000 डिवाइड बाय 70%, बताइए, 1,00,000, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, ये कितना बताइए? 18,000। रेम्यूनरेशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर, इसका बताइए सर 1,200। लास्ट बताइए, लास्ट बोलो भाई, बोलो, चुप मत रहो, बोलो। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना है? 5,000। कर टोटल, कर 16,000, 1,00,000, 18,000, ये 1,200, 5,000, करो टोटल करो। 1,40,200, ये क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बिल्कुल इसी प्रकार के बहुत सारे सम्स है, सारे के सारे सम्स है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट मेरे को देखने दो, होमवर्क दूंगा। ओके, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कोई होमवर्क नहीं है। जितना भी सम्स आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना घर में, ठीक है, ट्राई करना घर में। और अगले क्लास में हम लोग जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कंप्लीट कर देंगे।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।